गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसमें कल की क्लास में हमने पढ़े थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फंक्शन और संकरण के फंक्शन कल की क्लास में पढ़ लिए थे। इसमें आए थे A1, B1, C1, D1 ऐसे आए थे कोफिशिएंट, उनको क्या बोले थे, मिक्सिंग पैरामीटर। वो जो A1, B1, C1, D1 ये जो आए थे ना मिक्सिंग पैरामीटर, उनका यहाँ पे क्या करना, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उन वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें वो फंक्शन में A1, B1 नहीं लिख करके उनकी जगह वैल्यू है वो लिखनी है। तो देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा कि जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे, वो जब उनका हम परिकलन करेंगे तो कोफिशिएंट का परिकलन करने के लिए 3 कंडीशन होती है, उनको क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें लिखा जाएगा फर्स्ट लाइन की संकृत कक्षकों में यूज होने वाले परमाणु कक्षकों के गुणांकों का परिकलन करने के लिए निम्न 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। फर्स्ट रहेगी कि ये गुणांक है या फिर ये वेव फंक्शन है, तरंग फलन, ये वेव फंक्शन उन गुणांकों को रखने के बाद क्या होने चाहिए, नॉर्मलाइज्ड या परसामान्यीकृत होने चाहिए। सेकंड आएगा इसमें कि वेव फंक्शन है वो आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या लंबकोणीय होने चाहिए। तीसरी कंडीशन रहेगी कि वेव फंक्शन जो आया ना sp3 में 4 वेव फंक्शन बने थे, sp3 में 3 बने थे, सॉरी sp2 में 3 बने थे और sp में 2 बने थे। वे वेव फंक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल या तुल्य होने चाहिए। तो संकृत कक्षकों में प्रयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों के जो ये मिक्सिंग पैरामीटर्स या कोफिशिएंट होते हैं, उनका कैलकुलेशन करने के लिए निम्न 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला रहेगा कि वेव फंक्शन या तरंग फलन परसामान्यीकृत होने चाहिए। सेकंड रहेगा वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल या लंबकोणीय होने चाहिए। और थर्ड रहेगा कि वेव फंक्शन है वो इक्वल, यानी वेव फंक्शन आपस में एक दूसरे क्या होने चाहिए, इक्वल या तुल्य होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिनको हमें फॉलो करना है। तो ये फॉलो करते हुए हमें वेव फंक्शन लिखने हैं। तो देखें इसके अंदर सबसे पहले मैं sp संकरण के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखें इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे sp संकरण के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने को पता है sp संकरण के अंदर 2 sp संकृत कक्षक बनेंगे, दोनों के लिए वेव फंक्शन होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा साइन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे रहेगा a1 साइन s प्लस में b1 साइन px, क्योंकि इस पूरे का जो वेव फंक्शन आया था sp संकरण का वो आया था अपना, वो था ai साइन s प्लस में bi साइन px, इस प्रकार से लिखा था। तो ai bi क्या है, पैरामीटर है, इनकी जगह हम a1 b1 लिख देंगे। अब 2 sp संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं अपने को, तो इन जो वेव फंक्शन है वो भी कितनी बार लिखे जाएंगे, 2 बार लिखे जाएंगे। दूसरे में आएगा a2 साइन s प्लस में b2 साइन px, 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण। और जो 3 कंडीशन लिखाई थी इसमें लिखा जाएगा कि a1 a2 b1 और b2 यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग पैरामीटर है और मिक्सिंग कोफिशिएंट है। इन्हीं की वैल्यू ज्ञात करते हुए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वेव फंक्शन है उसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो 3 कंडीशन लिखवाई थी कि इन तीनों कंडीशन है उनको फॉलो करना चाहिए। तो तीनों कंडीशन फॉलो करने के लिए इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी वेव फंक्शन या तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड या परसामान्यीकृत होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगी, और
B1 की स्क्वायर प्लस में B2 की स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर रहेगी? 1 के बराबर रहेगी। ठीक है, इनकी बात हो रही है। ये B1 एक बार में ये लिखने हैं, A1 B1 पहले वाले के, दूसरे में ये दोनों लिखने हैं, A2 की स्क्वायर और B2 की स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। ये रहेगी आपकी समीकरण नंबर 3। पूरी को समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। ऐसा आता है अपना फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब उसमें नेक्स्ट आएगी इसमें कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो थी ऑर्थोगोनल या लंबकोणीयता वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या था कि वेव फंक्शन या तरंग फलन है वो एक दूसरे के होने चाहिए, लंबकोणीय होने चाहिए। इसका मतलब है A1 A2 प्लस में B1 B2, ये जो आएगा इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, इनका योग है वो 0 के बराबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि जो साइन एस है वो किसके लिए लिखा है? एस कक्षक के लिए तरंग फलन लिखा है हमने साइन एस को। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या आएगा कि ये जो तीसरी कंडीशन क्या थी, इसकी थर्ड कंडीशन में था कि वेव फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तुल्य होने चाहिए। इसके लिए क्या किया जाएगा? हम ये मानेंगे कि जो एस कक्षक होता है वो गोलाकार होता है। एस कक्षक गोलाकार होने के कारण चाहे ये वेव फंक्शन हो चाहे ये वेव फंक्शन हो, A1 और A2 का योगदान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? A1 की स्क्वायर प्लस में A2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बराबर। नहीं, A1 जितना योगदान A1 का इस वेव फंक्शन में है उतना ही योगदान A2 का इस वेव फंक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे तीसरी कंडीशन थी कि वेव फंक्शन एक दूसरे के इक्वल है, तुल्य होना चाहिए। उसके अनुसार A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसमें। अब इसके अंदर क्या मानेंगे हम कि A1 की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 है। पूरा का पूरा आखिर के बराबर में क्या आ जाएगा? ये 1। ठीक है, जैसे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर पूरे का योगदान 1 के बराबर रहेगा, इन दोनों का 1/2 पूरा योगदान 1 मानेंगे दोनों का। यदि इस प्रकार से लिखेंगे ना प्लस, तब तो ये आएगा 1, और बराबर करेंगे तब क्या आएगा? ये 1/2 हो जाएगा। तो अपन A1 का निकालेंगे उतना ही किसका आएगा? A2 का आएगा। तो A1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। तो A1 बराबर क्या आ जाएगा? ये जो स्क्वायर है इस साइड जाएगी तो ये रूट में क्या बनाएगी? 1/2 है वो बना लेगी। यही वैल्यू किसकी रहेगी? A2 की रहेगी। A2 भी क्या आएगा? √1/2 है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें इसके अंदर यहाँ से लिख लिया होगा शुरू वाले से। यहाँ पे आएगा कि जो B1 स्क्वायर है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, दोनों वैल्यू इसके अंदर गुणांक आ गए, A1 की वैल्यू आ गई, A2 की आ गई। B1 बराबर भी क्या होता है? 1/√2। इसको भी हम 1/√2 ही लिख सकते हैं क्योंकि एक के ऊपर रूट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1/√2 B1 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2 ही रहेगी। तो इस वाले जो ये जो वैल्यू है ना B1 की और A1 की, ये वैल्यू हम इस समीकरण में रखें तो क्या बनेगी समीकरण? साइन एस पी फर्स्ट इज इक्वल टू 1/√2 साइन एस प्लस में 1/√2 साइन पी एक्स बन गई। अब इस समीकरण के देखो आप, साइन एस पी 1 में 1/2 1/√2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा साइन एस और यहाँ बचेगा साइन पी एक्स। ये जितने नंबर भी हो लास्ट नंबर समीकरण है ये अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये रहेगी 5 नंबर समीकरण। तो समीकरण नंबर 5 में A1 और B1 की जगह वैल्यू रख के हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया। अब अपने को चाहिए B2 की वैल्यू। ठीक है, तो एक समीकरण थी इसमें, ये वाले समीकरण नंबर 4 का यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। समीकरण नंबर 4 के अंदर जब हम A1 A2 B1 तीनों की वैल्यू पता है और B2 की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A1 A2 व B1 की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो A1 क्या है आपका? 1/√2 इंटू में A2 भी क्या है? 1/√2 प्लस में B1 भी क्या है? 1/√2 और B2 अपने को ज्ञात करना है, 0 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करें तो 1/2 बनेगा प्लस में 1/√2 और B2 इज इक्वल टू 0। अब 1/2 है वो इस साइड जाएगा बराबर से तो माइनस में बनेगा, तो यहाँ बचेगा 1/√2 B2 इज इक्वल टू माइनस में 1/2। अब B2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/√2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? उल्टा लिखा जाएगा।
रूट 2 ऊपर आ जाएगा और a का वो नीचे आएगा। इसको सोल्व करने के लिए समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 से और रूट 2 से भाग देंगे। रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो ये बचेगा रूट 2, तो ये पूरा क्या बनेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इस पूरे का क्या बनेगा, यहाँ पे रूट 2 था, यहाँ पे रूट 2 था, दोनों का मिला के बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू बचेगी माइनस और 1/√2, माइनस में 1/√2, ये आएगी आपकी b2 की वैल्यू। ठीक है, अब इस समीकरण के देखो, ये वाली जो समीकरण है समीकरण नंबर 2, इसके अंदर हम रखेंगे a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, तो वेव फंक्शन जो सोल्व हो गए प्राप्त हुआ, a2 क्या है 1/√2 और साइन एस प्लस में b2 क्या है माइनस में 1/√2, तो माइनस में 1/√2 और साइन px बन जाएगा। अब इस समीकरण के अंदर कॉमन क्या लेंगे हम, 1/√2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस अंदर ही छोड़ देंगे तो 1/√2 कॉमन आएगा, तो साइन एस और यहाँ पे बचेगा माइनस में साइन px, ये बनेगी आपकी 4 नंबर समीकरण। तो इस प्रकार से इस एसपी समीकरण के द्वारा हम a1 a2 b1 b2 को ज्ञात करते हुए समीकरण नंबर 5 और 6 वो प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम अब डायरेक्टली लिखेंगे sp2 और sp3 समीकरण वाली कैलकुलेशन बड़ी है, उसको डायरेक्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा देखिए। सेकंड लिखें आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण के लिए किस प्रकार से ज्ञात है किया जाएगा। तो sp2 संकरण वालों के अंदर आपकी थी 3 इक्वेशन, साइन sp2 1, साइन sp2 और साइन sp2 3 बनी थी। तीनों में क्या रहेगा a1 a2 a3, साइन एस प्लस में b1 b2 और b3, साइन px और साइन px, प्लस में क्या था c1 c2 और c3, साइन py और साइन py, इस प्रकार से ये तीनों रहेंगे। समीकरण नंबर 1 2 और 3 मान लेंगे। अब इसमें ये गुणांक है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो वैल्यू में क्या लिखा जाएगा a1 c1, ये वाले जो होता है इनकी वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि एस कक्षक का योगदान समान होता है, तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू सेम रहेगी और वो आएगी आपकी 1/3 आ जाएगी। अब इसके अंदर आती है b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनकी वैल्यू, तो c1 वाली वैल्यू है वो रहेगी इसके अंदर 0, तो b1 की वैल्यू क्या रहेगी 1/√2/3 और b2 b3 और b4 की वैल्यू सेम रहेगी, वो आएगी आपके माइनस में 1/2√3, ये वाली वैल्यू रहेगी। b के चारों कोफिशिएंट में से b1 की अलग है और b4 तो है नहीं इसमें, b3 तक है, b3 वालों की रहेगी माइनस में 1/√3। ठीक है, और इसमें c1 वाला है ना, तीसरा कोफिशिएंट c1 का आएगा, c1 की वैल्यू रहेगी 0 और c2 की वैल्यू रहेगी 1/√2 और c3 की वैल्यू रहेगी माइनस में 1/√2, इस प्रकार से वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी समीकरण में रखना है, तो समीकरण नंबर 1 के अंदर a1 की वैल्यू रखी जाएगी 1/3, b1 की वैल्यू रखी जाएगी रूट में 2/3 और c1 0 है, 0 को जब इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, केवल इतना ही। तो साइन sp2 का जो पहला वेव फंक्शन है एक कक्षक के लिए सिर्फ इतना ही होगा। दूसरे वाले में a2 की वैल्यू सेम 1/3, b2 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस में 1/2√3 और c2 की वैल्यू रहेगी 1/√2, ये वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन sp3 वाले में a3 वही 1/3, b3 में क्या आएगा माइनस में 1/2√3 और c3 की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पे माइनस में 1/√2
टू। तो इस प्रकार से sp2 संकरण में वेव फंक्शन को हम गुणांकों की वैल्यू रखते हुए प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरा देखेंगे हम यहाँ पे sp3 संकरण के लिए। तीसरा लिखें यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण के लिए। ठीक है, तो ये चारों समीकरण 2, 3 और साइन sp3 4, ये वाली वैल्यू समीकरण रहेंगे। अब देखिए चारों समीकरणों में गुणांक बनाने हैं, किस प्रकार से रहेंगे। इसमें बनेगा a1 साइन s प्लस में b1 साइन px प्लस में c1 साइन py प्लस में d1 साइन p2। दूसरे में रहेगा a2 साइन s प्लस में b2 साइन px प्लस में c2 साइन py प्लस में d2 साइन py। तीसरे में आएगा इसमें a3 साइन s प्लस में b3 साइन px प्लस में c3 साइन py प्लस में d3 साइन py। फोर्थ में आएगा a4 साइन s प्लस में b4 साइन px प्लस में c4 साइन py प्लस में d4 साइन py। इस प्रकार से लिख देंगे हम इसको। चार वेव फंक्शन प्राप्त हो गए। अब इन चारों के अंदर गुणांकों की वैल्यू रखी जाएगी। ये जो गुणांक है a1 b1 c1 d1, इनकी वैल्यू रखने के बाद में ये चार नई समीकरण और बनाएंगे। तो इसके अंदर a1 a2 a3 a4 चारों गुणांक s कक्षक के हैं, तो चारों की वैल्यू सेम रहेगी और वैल्यू ये आएगी यहाँ पे 1/2। तो इन चारों में ही हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/2 1/2 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब b1 वालों की बात आती है तो b1 की वैल्यू रहती है रूट में 3/2 और इसके बाद जो बच गए b2 b3 b4 इनकी वैल्यू रहेगी माइनस में 1/2 रूट 3। तो यहाँ पे b1 की जगह आएगा रूट में 3/2 और b2 b3 b4 की जगह सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे रहेगी माइनस में 1/2 रूट 3 माइनस में 1/2 रूट 3 माइनस में 1/2 रूट में 3। इतना लिख लिया आपने। उसके बाद में सी वालों की वैल्यू चेंज करेंगे हम। तो सी वालों में वैल्यू क्या रहेंगी इसमें c1 और c2। पिछले वाले में तो केवल c1 ही 0 था, इसमें c1 बराबर c2 बराबर 0 और c3 और c4 की वैल्यू रहेगी 1/2। तो इसमें c1 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, c2 0 तो ये पूरा भी क्या रहेगा 0 रहेगा। c3 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/√2 और c4 की जगह भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√2। उसके बाद d वालों की वैल्यू आती है तो d1 और d2 दोनों ही क्या है 0 के बराबर है और d3 है वो आपके रहेगा रूट में 2/3 के बराबर और d4 रहेगा आपके माइनस में 1/√6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें d1 d2 0 है ना तो पूरी 0 हो जाएगी ये टर्म, सिर्फ ये यहाँ तक बचेंगे। और इस वाले में क्या आ जाएगा d3 की जगह में रखना है रूट में पूरे पे रूट है 2/3 और d4 की जगह क्या लिखेंगे हम माइनस में 1/√6। तो इस प्रकार से गुणांकों की वैल्यू रखने पर हमें चार समीकरण है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ये थे गुणांकों का परिकलन करने के बाद में जो समीकरण बनेगी वो वाली। उसके बाद में एक टॉपिक और इसमें वो रहेगा संकरण के प्रकार से बंद कोण की गणना। तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा ये रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के प्रकार से बंद कोण की गणना।
कि संकरण कौन सा हो, तो बंद कोण कौन सा रहेगा। तो देखें इसमें हेडिंग रहेगी संकरण के प्रकार से बंद कोण की गणना। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा जाएगा संकरित कक्षक में एस गुण, यानी परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस संकरण की बात करें उसमें, और 1 माइनस में सेम यही लिखना है संकरित कक्षक में एस गुण, 1 माइनस संकरित कक्षक में एस गुण, ये फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से बंद कोण कैसे निकालेंगे वो देखें, ये रहेगा यहाँ पे माइनस लगेंगे इस फॉर्मूले से। पहले हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे फॉर एसपी संकरण, एसपी संकरण के लिए, ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस में संकरित कक्षक, परसेंटेज एस करेक्टर इसमें क्या होते हैं 50% होते हैं, और यदि इसका फ्रैक्शन लिखें तो वो कितना आएगा 0.5 आएगा। परसेंटेज में 50%, डेसिमल में 0.5 आएगा, अपने वो डेसिमल वाला यूज करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0.5 अपॉन में 1 माइनस में 0.5, 1 माइनस में 0.5, तो यहाँ पे बनेगा आपका कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 0.5, एक में से 0.5 गया बचेगा 0.5, और यहाँ पे वैल्यू आपको प्राप्त हुई है -1, और कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा कितना होगी -1, तो कोस थीटा 180 डिग्री होने पर हमें -1 प्राप्त होता है, तो थीटा कितना है अपना 180 डिग्री। तो इसमें कोस थीटा क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा यहीं पे रखेंगे तो क्या आएगा कोस -1, और थीटा कोस -1 कब आ रहा है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री। तो एसपी संकरण जो होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री। इसमें वैसे भी पता है कि लीनियर ज्योमेट्री बनेगी तो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। उसके बाद में सेकंड देखें, यहाँ पे अब लिख देंगे कि एसपी संकरण होगा तो उसके अंदर लीनियर ज्योमेट्री बनती है और उसके अंदर बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, जो कि इस फॉर्मूले से आ गया है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है दूसरा हम करेंगे sp2 संकरण के लिए। sp2 संकरण के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितने होते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर रहेंगे इसमें 33.33%, तो इसमें डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.33, तो फॉर्मूले से कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.33 माइनस में 1.0.33, तो यहाँ पे आएगा माइनस में 0.33 और यहाँ पे आ जाएगा 0.66, कोस थीटा चल रहा है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1/2, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इस साइड जाएगा माइनस में 1/2 पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, क्योंकि कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस में 1/2 होती है, तो यहाँ पे थीटा आ गया 120 डिग्री। और sp2 संकरण के अंदर क्या होता है ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है अपना वो 120 डिग्री का रहेगा, ठीक है। लास्ट एक और है इसमें sp3 संकरण वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर तीसरा है sp3 संकरण के लिए। अब sp3 संकरण के अंदर क्या होगा परसेंटेज एस करेक्टर तो कितने रहेंगे इसके अंदर 25%, ठीक है, और डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा इसका 0.25। फॉर्मूले में अपने को क्या लिखना है 0.25 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 0.25 अपॉन में 1-25, तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस में 0.25 अपॉन में 0.75, इसको काटेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1/3, तो कोस थीटा क्या आ गया अपना माइनस में 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस में 1/3, तो थीटा की वैल्यू सोल्व करने की प्राप्त होगी 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि कोस
कोस 109 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू है वो कितनी होती है, माइनस में 1/3 के बराबर होती है। और sp3 संकरण में अपने को बताइए टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक की ज्यामिति बनती है और चतुष्फलक की ज्यामिति के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम संकरण के प्रकार से ये फॉर्मूला लगाते हुए बंद कोण की गणना यहाँ पे की जा सकती है। उसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे H2 के लिए VBT। ठीक है, आज के लिए इतना ही।